बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। इस बकरीद पर शुभेंदु सरकार ने सड़क पर नमाज की जो बात कही जाती थी उसको मना किया था और ऐसा हुआ भी नहीं, क्योंकि 107 साल बाद कोलकाता के रेड रोड पर सड़क पर नमाज नहीं की गई, बल्कि सरकार के द्वारा एक मैदान दिया गया और मुसलमानों ने भी इच्छा से अपनी उसी मैदान में जाकर नमाज अदा की। तो बकरीद के मौके पर नमाजियों ने मस्जिद और तय जगहों पर ही नमाज अदा की। शुभेंदु सरकार ने नियम कायदों के साथ इस पूरे त्योहार को बंगाल में मुसलमानों के द्वारा मनाया गया। बंगाल में बकरीद पर तकरीबन 107 सालों से चले आ रहे सिस्टम को सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बदल दिया है। इस बार कोलकाता के रेड रोड पर नमाज अता नहीं की गई। कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा टाइट थी कि ना ही कोई विरोध हुआ और ना ही पत्थर चले। कोलकाता का रेड रोड वो इलाका है जहां पर हर साल बकरीद पर सबसे बड़ी सामूहिक नमाज अदा की जाती है। खुद ममता बनर्जी हर साल यहां पर पहुंचती थी, लेकिन शुभेंदु के ऑर्डर के बाद परेड ब्रिगेड ग्राउंड में नमाज की गई। नई सरकार, नई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन को मान्यता देते हुए कोलकाता खिलाफत कमेटी ने अपनी जो ईद की नमाज है वो शिफ्ट करके रेड रोड से ब्रिगेड परेड ग्राउंड मैदान पे ले आई है। शुभेंदु ने पहले सड़क पर नमाज पर रोक लगाई, धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकरों की आवाज म्यूट की, पत्थरबाजी और हिंसा करने वालों का इलाज किया, मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया, अवैध जगहों पर बुलडोजर एक्शन लिया। बंगाल के सत्ता में आते ही शुभेंदु सरकार ने बता दिया कि शासन अब तुष्टीकरण से नहीं बल्कि नियम और कायदों से चलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। नादिया के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने इस्कॉन टेम्पल में पूजा अर्चना की, साथ ही गौ पूजा भी की। आज के दिन मुख्यमंत्री शुभेंदु का ये सनातनी रूप एक बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि एक और जहां हर साल की तरह बकरीद के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मुस्लिम लोगों के बीच नजर आई, तो वही मौजूदा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी गौ पूजा करते नजर आए। बता दें, सीएम शुभेंदु अधिकारी आज नदिया पर रहे। इस दौरान वो इस्कॉन मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने गौशाला में गौ माता की विधिवत पूजा की। उन्होंने गाय को माला पहनाई, शॉल उड़ाया और फिर गौ आरती की। इसके बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने गाय को आम खिलाया और काफी देर तक उनकी सेवा की। ইসকনে এসে রাধা মাধবের দর্শন করা, গোমাতার সেবা করা, শ্রীলা প্রভুপদের চরণে প্রণাম নিবেদন করা, শিব চৈতন্যদেবকে স্মরণ করা, प्रार्थना করা। बकरीद के दिन शुभेंदु अधिकारी की गौ पूजा महज इत्तेफाक नहीं है। बता दें कि बकरीद के मौके पर गौ हत्या पर शुभेंदु अधिकारी ने बैन लगाया हुआ है और अब अपनी इस गौ सेवा से उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया कि सनातन के लिए गौ माता की क्या अहमियत है। उत्तर प्रदेश में भी आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बकरीद मनाई गई। मस्जिदों और ईदगाह पर ही नमाज अता की गई और इस दौरान जिला प्रशासन अलर्ट मोड में दिखा। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती यहां पर की गई थी ताकि कोई भी चूक ना हो पाए। इस दौरान सीएम योगी के निर्देश का पालन किया गया। नमाजियों ने शिफ्ट में नमाज पढ़ी। ये तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां सख्त सुरक्षा के बीच लोगों ने नमाज अदा की। सभी लोग जो आ रहे हैं नमाजी, हमारे पुरानी ईदगाह की तरफ रुक करें, नई ईदगाह लगभग भर चुकी है, पुरानी ईदगाह की तरफ चलें। इसी बीच इलाके में आला अधिकारी भी वहां मौजूद थे। जिला प्रशासन यहाँ पर पूरा मौजूद रहा। डीएम एसएसपी खुद यहाँ मौजूद रहे और उनके सामने ही पूरी नमाज अदा की गई। लखनऊ के मलिहाबाद में भी विवादित ढांचे पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम थे। वहाँ किसी भी तरीके के धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी। ऐसा ही नजारा फतेहपुर में भी देखा, जहां लोगों ने मस्जिद और ईदगाह में नमाज पढ़ी, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई। दरअसल सीएम योगी ने पहले ही चेतावनी दी कि नमाज सड़क पर नहीं होगी। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। और सीएम योगी के आदेश का असर भी दिखा। नमाजी या तो ईदगाह नहीं तो मस्जिदों में शिफ्ट में नमाज पढ़ते दिखे। महाराष्ट्र में बकरीद से पहले देर रात संभाजीनगर में पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। करीब 131 गायों और बछड़ों को मुक्त कराया गया, जिसे बाद में गौशाला में रखा गया। इन्हें बकरीद में कुर्बानी के लिए इकट्ठा किया गया था। लेकिन देवा भाव की सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया और कसाईयों के ठिकानों पर छापेमारी कर 100 से ज्यादा गाय और बछड़ों को छुड़वा लिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में अवैध तरीके से गाय को रखा गया बकरीद में कुर्बानी देने के लिए। जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। पुलिस ने इन गाय का रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई। वह इलाके में छापेमारी कर ऐसे अवैध बूचड़खानों को भी बंद किया गया। साथ ही आरोपियों पर मकोका के तहत कार्रवाई होगी, जिसे लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही चेतावनी दी थी। देखिए, हम लोगों ने पहली बार मकोका अप्लाई किया हुआ है और मेरा विश्वास है कि कोर्ट की स्क्रूटिनी में भी
ये बिल्कुल जायज़ होगा और इस प्रकार से अगर कोई करेगा तो उस पर मकोका लगेगा। यानी महाराष्ट्र में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर और सख्त सजा दी जाएगी। देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग अब तेज हो गई है और इस बार ये मांग हिंदू संगठन नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के लोगों ने की है। बकरीद की नमाज के बाद कई शहरों में इस मुद्दे को लेकर बयान सामने आए हैं। जाहिर सी बात है, हिंदू संगठन लगातार मुसलमानों के ऊपर ये आरोप लगाते रहते हैं कि गौ माता को मारते हैं, गौवंश को काटते हैं और इसीलिए अब मुस्लिम समाज ने ये बीड़ा उठाया है कि गाय की रक्षा मुसलमान समाज करेगा। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए नारेबाजी करते हुए मुस्लिम समाज के ये वही लोग हैं जो अब तक गाय को माता मानने से भी इनकार करते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, गाय को जल्द से जल्द राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। आज ये कहना चाहूँगा सरकार से कि ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मुसलमान चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। बकरीद के बाद दिल्ली से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड तक मुस्लिम संगठनों और लोगों ने भी हाथों में पोस्टर लेकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है। इस बीच बाबा बागेश्वर भी गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए अभियान शुरू करने की बात कह चुके हैं। हम लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो रोटी के साथ गाय खाते हैं, लेकिन अब वो भी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन कर रहे हैं। देश बदल रहा है। वहीं मौलाना अरशद मदनी भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की वकालत कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा सिर्फ बहस और राजनीति तक ही सीमित रहेगा। एक तरफ बंगाल की सत्ता का हाथ से जाने का दुख और दूसरी तरफ टीएमसी के अंदर चल रही नेताओं की लड़ाई ने ममता बनर्जी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अब टीएमसी की सांसद काकोली घोष के कल्याण बनर्जी पर लगाए आरोपों ने टीएमसी के अंदर चल रही कलह को सामने लाकर रख दिया है। बंगाल के बारासात से टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पार्टी के ही दूसरे सांसद कल्याण बनर्जी पर आरोप लगाते हुए लोकसभा स्पीकर को लेटर तक लिख डाला। काकोली घोष ने आरोप लगाया कि कल्याण बनर्जी ने संसद के अंदर उन्हें मौखिक रूप से अपमानित किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई अन्य महिला सांसदों के साथ भी कल्याण बनर्जी ने ऐसा ही व्यवहार किया है। काकोली घोष ने कल्याण बनर्जी को दंडित करने की मांग भी की है। उधर कल्याण बनर्जी ने सांसद काकोली के आरोपों को निराधार बताया है। अरे मौखिक दुर्व्यवहार किया तो उस टाइम क्यों नहीं स्पीकर को बोला? 3 मास पहले भी चीफ व्हिप था, हम उस टाइम भी कुछ किया तो स्पीकर को बोलना जरूरत था। दरअसल हाल ही में ममता बनर्जी ने पार्टी के संसदीय ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए काकोली घोष को चीफ व्हिप पद से हटाकर कल्याण बनर्जी को बनाया था, जिसके बाद से काकोली घोष पार्टी से भी नाराज थी। सरहद पार बांग्लादेश की तरफ जाने का सिलसिला जारी है और इस दौरान गुजरात दौरे पर एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठिए वापस जा रहे हैं। आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर घुसपैठी अपने आप वापस जाते हैं तो उन पर केस नहीं किया जाएगा। डिटेंशन सेंटर बनाए, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। तो पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर अभी भी हजारों की भीड़ दिख रही है। जब मैं छोटा था मेरे बेटी जैसा, तब मेरे माँ बाप ने लेके चलाए इधर, यहाँ रह के काम धाम करते थे। अभी वो लोग चले गए, हम अकेले थे इधर। घुसपैठियों पर एक्शन के बाद अब उनका असर भी दिखाई दे रहा है। और अब बात कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय से जो विवाद था उस पर अब विराम लग गया है। आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया। इसका अंदाजा आज सुबह ही लग गया था जब एक खास तस्वीर सामने आई थी, जिसमें डीके शिवकुमार सिद्धारमैया के पैर छूते हुए नजर आए और तभी ये साफ हो गया कि कर्नाटक में डीके को बॉस वाला आशीर्वाद मिल गया है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली से खास संदेश लेकर बेंगलुरु पहुंचे डीके शिवकुमार जब सिद्धारमैया की ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल हुए तो दोनों गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से गले मिलते दिखाई दिए, जिसके बाद बैठक में सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और दोपहर तकरीबन 3 बजे लोक भवन जाकर विशेष सचिव प्रभुशंकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया, क्योंकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत किसी पर्सनल काम से इंदौर गए हुए थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक सिद्धरमैया ने डीके की ओर इशारा करते हुए बता दिया कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। Legislative party takes a decision, High Command takes a decision, he will be the chief minister. इसी के साथ ही तय हो गया कि कांग्रेस के संकट मोचक माने जाने वाले डीके शिवकुमार अगले 2 साल के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। आज छात्रों से जुड़ी एक बड़ी खबर की। सीबीएसई के 12वीं नतीजों के बाद ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM भारी विवादों में घिर गई है। छात्रों और पेरेंट्स का आरोप है कि नए सिस्टम से उनके मार्क्स कम हो गए। विवाद बढ़ने के बाद अब शिक्षा मंत्रालय एक्शन में नजर आ रहा है। मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली स्थित सीबीएसई मुख्यालय पहुंचे, जहां पर ऑन स्क्रीन मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं पर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। आपको ये भी बता दें कि OSM को लेकर सीबीएसई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आंसर शीट काफी धुंधली स्कैन हुई थी, कॉपियां जांचने वाला सॉफ्टवेयर बेहद धीमा था और उसमें कई तकनीकी कमियां थी। इसके अलावा दोबारा नंबर चेक कराना मुश्किल हो गया क्योंकि भारी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट ही ठप पड़ गई। साथ ही 9वीं और 10वीं क्लास के लिए जो नया 3 लैंग्वेज सिस्टम था, उसका गैर हिंदी भाषी राज्यों में इसका भारी विरोध किया जा रहा है। हर तरफ से हो रही किरकिरी और शिक्षा मंत्रालय पर बढ़ते दबाव के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया कि सिस्टम में आई गड़बड़ियों को जल्द ही ठीक किया जाएगा। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको कैसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। आपको बता दें कि तकरीबन 11 लाख कॉपियां फिर से देखी जा रही है और इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें आने के बाद सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय दोनों पर दबाव बढ़ गया। मुंबई से हैदराबाद जा रही देवगिरी एक्सप्रेस में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में महाराष्ट्र के एक शख्स को 1 करोड़ से ज्यादा कैश के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी मुंबई के एक जूलर के कहने पर महज 5,000 रुपए के बदले ये रकम लेकर जा रहा था। वहीं ट्रेन में चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों को जब इस आदमी पर शक हुआ तो इसकी बैग की तलाशी ली गई और जब बैग खुला तो सब के सब हैरान ही रह गए। बैग में 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा रुपए थे, जिसे पुलिस ने तुरंत जब्त कर लिया। देखिए इन नोटों के अंबार को, जिसमें 500 से 100 रुपए के नोटों की गड्ढियां नजर आ रही हैं। तो वहीं जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल मुंबई के एक ज्वेलरी दुकानदार ने इस पैसे को सिकंदराबाद में ज्वेलरी चलाने वाले दूसरे शख्स बंटी को देने की बात कही थी। रेलवे पुलिस के मुताबिक जब्त की गई ये पूरी रकम ज्वेलरी कारोबार से जुड़े हवाला नेटवर्क का हिस्सा है, क्योंकि पुलिस को आरोपी के पास से इस पैसे के वैध डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं। पुलिस ने 2 गवाहों की मौजूदगी में आरोपी का बयान दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पूरी तरह से सूख गई है, दरारें दिख रही हैं। इसमें दिल्ली में जल संकट का सायरन भी बज रहा है। यमुना नदी के सूखने की वजह से वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी क्षमता से कम यानी 70% पानी ट्रीट कर पा रहा है। बताया ये जा रहा है कि करीब 5 फीट जो है यमुना का जल स्तर वजीराबाद बैराज पर गिर गया है। और ये तस्वीरें भी देख लीजिए कि यमुना के अंदर क्योंकि हम मौजूद है, जो दरारें हैं वो पड़ गई है, पानी क्योंकि सूख चुका है। दोनों प्लांट सही से अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि वजीराबाद पाउंड में पानी का स्तर 674 फीट हो, जो 3 दिन पहले 668 फीट पहुंच गया था। सरकार जरूर दावा कर रही है कि 70% जो है वाटर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पानी में कमी हुई है वो साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में पानी की और भारी किल्लत देखने को मिल सकती है। फिलहाल इन दोनों प्लांट में हैदरपुर वाटर प्लांट में मूनक नहर का पानी पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्लांट 70% क्षमता से चल पा रहा है। लेकिन जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, यमुना में पानी सूख गया है और उसने दिल्ली में पानी की किल्लत का अलार्म बजा दिया है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। स्टार्ट हो के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।